जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने बेटे न्यू चैप्टर न्यू लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 6 आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15। मैंने ऑलरेडी आई हैव डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स and I will be going to deliver 3-4 more lectures in regard to sources of fund, that what are the different types of sources of finance which a company can procure the funds from those different sources. And now it depends upon so many factors that which source is the best. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, सारे फैमिली गई, कोई डोसा खा रहा है, कोई पाव भाजी खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई टिक्की खा रहा है, कोई इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी पर्सन कि उसको कितनी भूख लग रही है, उसका क्या टेस्ट है, या उसके लिए क्या हेल्दी ठीक रहेगा. Similarly, there are different sources of funds for a corporate entity, and the finance manager has to select the best source which is best for that. एक डॉक्टर क्या करता है बेटे, पेशेंट की बातों को सुनता है और बड़ी सारी मेडिसिन में से एक सिलेक्ट करके उसको कहता है भाई ये खाना शुरू करो, बिकॉज दैट इज ऑप्टिमम फॉर दैट पेशेंट. Similarly, for a finance manager for an entity, we have short-term sources of funds, we have long-term sources of fund, we have sources for small and medium enterprises, we have Islamic finance. अब सवाल ये आता है कि कौन सी चीज को हम प्रोक्योर करें, कहां से प्रोक्योर करें. कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म फंड चाहिए और आप ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. ऐसा भी ना हो कि आप इक्विटी, there is the equity the long term source and you are using that fund for working capital, and you are using working capital funds for buying your non-current assets. It means tit for tat. It means round hole on a round peg in a round hole, a square screw in the square hole. क्या मतलब हुआ कि आप जब स्क्रू लगाते हैं तो राउंड में राउंड लगाना चाहिए, स्क्वायर में स्क्वायर लगाना चाहिए, तब तो जाकर वो सेट होगा. इट मींस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आज इस बात को मैं लेक्चर नंबर 6 के थ्रू और बताने वाला हूं. हम कर रहे हैं ACCA F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आप इस समय रजिस्टर ओपन कर चुके हैं. लेक्चर नंबर 6 ACCA स्किल लेवल. वी आर डूइंग सोर्सेस ऑफ फंड. ऐसे कहां से, व्हाट आर द एरियाज फ्रॉम वेयर आई कैन प्रोक्योर द फंड्स, मैं उसकी बात कर रहा हूं. सो फंड्स के डिफरेंट सोर्सेज हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन. मैंने आपको वैसे बड़े सारे सोर्सेज ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार तो बता दिए बेटे. एज पर F9 वी हैव टू कवर दीज 4 सोर्सेज. अब CM में USA में भी यही है, लेकिन उन्होंने अलग ब्रांचेस बना दी. CFA USA में भी यही है कि उन्होंने अलग ब्रांचेस बना दी. CPA USA में भी यही है, लेकिन अलग से ब्रांचेस बना दी. इंडियन CS बेटे मैं कहता हूं ना, सोर्सेज तो वही रहेंगे ना. आप जो मर्जी कोर्स कर लीजिए, खाली उन्होंने ग्रुपिंग अलग अलग कर दी. तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटे. A फॉर एप्पल है, B फॉर बनाना, C फॉर कैट है. आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, इंडिया में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, जुमरी तो लैया से करें. ABC अल्फाबेट सेम ही है, whether you go over German language or whether you go over in French, alphabets are same. इसी तरह से बेसिक लॉजिक सेम है. तो आप सब रजिस्टर ओपन कर चुके हैं. मैंने आपके सामने शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. I have discussed bank overdraft, I have discussed bank loan, I have discussed, working capital management effective, I have discussed tight credit policy, I have discussed sales and lease back, I have discussed lease. मैं भूपेश आनंद आजकल आपके सामने लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बातें कर रहा हूं, और मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में इक्विटी की बातें की थी. आज भी थोड़ी सी हम इक्विटी की बातें ही करेंगे, बिकॉज इक्विटी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी. To procure the funds from equity, it is very important source. So what are the complications in regard to that? What are the ways, what are the methods in which I can procure the funds from equity? In the last lecture number 5th and 4th specifically, 4 और 5 दो lectures मैंने equity के ऊपर devote किया. Specifically last lecture right shares का. बेटे आपको क्या बताऊं, इतना बढ़िया कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया. Try yourself 1, try yourself 2, try yourself 3, 4. इजीली कर पाएंगे अगर आप लास्ट लेक्चर को देखेंगे. आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे कोर्स का है. बेटे आप कैसी बातें कर रहे हो. रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट, एक्स राइट, प्राइस पर शेयर, ये सारी बातें सेम है यार. लॉजिकली लॉ जो बना
हमने कॉपी पेस्ट किया इंडिया ने यूरोप का। तो आप बिल्कुल भी अपने मन में वो बात मत सोचना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में चेक करिए। मुझे लॉन्ग टर्म सोर्सेज में इक्विटी बताना है, मैं फिर डेट बताऊंगा, वो भी लेक्चर नंबर 8 से शुरू करूंगा। अभी एक लेक्चर और लगेगा, लेक्चर नंबर 7 इक्विटी के ऊपर। फिर उसके बाद हाइब्रिड कन्वर्टेबल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम वेंचर कैपिटल डिस्कस करेंगे। अच्छा, लीजेस तो वैसे आपको पता है, थोड़ा सा मैं लीज के बारे में बताऊंगा। एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इस्लामिक फाइनेंस। आई थिंक आप सबको ये बातें मालूम है। फिर मैंने आपको बताया था कि इन लॉन्ग टर्म सोर्सेज वी विल बी डूइंग कॉमन स्टॉक, ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और कुछ भी कह सकते हैं, यू नो। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की बातें हमने लास्ट लेक्चर में की, लेक्चर नंबर 4 में। एंड स्पेसिफिकली वी हैव डिवाइडेड दैट इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस करूंगा इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेट, लोन नोट्स और डेट एक साथ ही डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। कन्वर्टेबल्स लेक्चर नंबर 9 में। दोस्तों अभी आज मैं फिर इस लेक्चर को डिवोट कर रहा हूं, तो मैंने आपके लिए 4th, 5th, 6th और 7th ये 3-4 लेक्चर स्पेसिफिकली आई हैव डिवोटेड फॉर लॉन्ग टर्म सोर्स। और 5th, 6th, 7th ऐसा समझ लीजिए, आई हैव डिवोटेड फॉर दिस ओनली। 4th, 5th एंड 6th ये मैंने डिवोट किए हैं आपके लिए कि आपको लॉजिकली बातें ज्यादा समझ आए। और लेक्चर 3 में मैंने शॉर्ट टर्म सोर्सेज डिस्कस किए थे। बेटे मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपके लिए अलग अलग जितने भी लेक्चर्स मैंने कहीं ना कहीं किए हैं उसमें से जो बेस्ट है आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आप रजिस्टर ओपन कर ले। उसके बाद हम आ गए थे इक्विटी शेयर्स में, और मैंने आपको बताया था ओनर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज पर ACCA F9। इक्विटी में मैं प्रेफरेंशियल कैपिटल इंक्लूड नहीं करूंगा। आई विल ओनली इंक्लूड ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब है जो पिछले सालों में प्रॉफिट्स कमाया वो जो आपके पास अभी भी पड़ा, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट्स तो अर्न किया और आपने डिविडेंड नहीं दिया, दैट इज एक्यूमुलेटेड, दैट इज इंटरनल जनरेटेड फंड्स। इट मींस वी हैव in equity we have different sources of funds which we have discussed. Types of share capital, raising equity, आज हम बात करेंगे raising equity, IPO की बातें करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में मैंने राइट इशू की बातें की, न्यू एक्सटर्नल इशू। इट मींस ये जो रेजिंग इक्विटी है और ये जो न्यू एक्सटर्नल इशू है और ये जो लिस्टिंग है, ये बेटे तीनों एक ही कॉफी होम में मिल रहे हैं, बरिस्ता में। इट मींस तीनों का आपस में इंटरलिंक है। जब आप नया इशू लेकर आएंगे तो क्या वो पब्लिक ऑफर होगा या प्राइवेट प्लेसमेंट होगी? अच्छा, जब वो पब्लिक ऑफर होगा तो क्या उसको लिस्ट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में या नहीं कर रहे? अच्छा, अगर लिस्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी एजेंसीज की जरूरत है और कौन कौन सी लीगल कॉम्प्लायंसेस की जरूरत है? इट मींस वेदर यू रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर, वेदर यू रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंकर, वेदर यू रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ बैंकर्स, and what are the different types of services being given by investment bankers, whether marketing is being done by investment banker, whether underwriting work is being done by investment banker। बेटे आपको इन तीनों बातों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। इट मींस मैं भूपेश आनंद आज जो लेक्चर शुरू कर रहा हूं और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में जब मैं जाऊंगा तो बेटे इन्हीं बातों को डिस्कस करूंगा। आई वांट टू डिस्कस दिस ओनली। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो आइए एक बार आप हेडिंग लिखिए, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिजर्व्स, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया। तो आज से लेक्चर 6 में और 7 में मैं डिस्कस करने वाला हूं इफ अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू गो टू अ पब्लिक फॉर रेजिंग इक्विटी एंड in case of new external share issues, what are the points, what are the formalities। अगर आप बाहर वालों के पास जा रहे हैं पैसा लेने के लिए और उसके लिए लिस्टिंग करने के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्त, आइए, मुझे रोकना मत। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से अपनी कहानी को रखूंगा। वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई ये ऑर्डिनरी फंड, ओनर्स फंड, इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिजर्व्स। तो मैं आज आपके सामने न्यू एक्सटर्नल इश्यूज, लिस्टिंग की बातें करूंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको राइट इशू के बाद भी पैसे की जरूरत है, इफ यू रिक्वायर फंड्स, क्योंकि आपको फंड्स चाहिए, आप पहले घर से पूछोगे, दीदी से पूछोगे, भैया से पूछोगे, पापा से पूछोगे। इट मींस दोज आर राइट शेयर्स, दोज आर द प्रीएम्प्टिव शेयर्स, दोज आर द ऑर्डिनरी शेयर्स हु हैव द प्रीएम्प्टिव राइट। तो पहले तो घर वालों से ही पूछा जाता ना कि साहब मुझे इतने पैसों की जरूरत है, क्या आप दोगे? अगर वो दे देते हैं या नहीं देते और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा है
तो फिर बाहर वालों के पास जाओगे, पड़ोसी के पास जाओगे. इट मींस यू विल गो टू द एक्सटर्नल पीपल, यू नो, एक्सटर्नल पब्लिक, एंड यू वांट टू ऑफर देयर शेयर्स टू योर शेयर्स टू देम बिकॉज यू नीड फंड्स. तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक कंपनी एक्सटर्नली इशू लेकर आती है तो वो उस एक्सटर्नल इशू में वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन क्या होगी, कॉम्प्लाइंसेस क्या होंगे, क्या वो कोटेड, क्या वेदर इट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट और वेदर इट इज अ पब्लिक ऑफर, एंड इफ इट इज अ पब्लिक ऑफर व्हाट आर द लीगल कॉम्प्लाइंसेस. इन बातों को हमने चर्चा करनी है लेक्चर 607 में. आप लिखिए न्यू एक्सटर्नल शेयर इश्यूज. फ्रेंड्स, फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ इशूइंग न्यू एक्सटर्नल शेयर्स. मैंने कहा ये दो तरीके हैं जिससे आप एक्सटर्नल शेयर्स इशू कर सकते हो. वैसे हम राइट शेयर्स को भी एक्सटर्नल कह सकते हैं. देयर कैन बी 3 मेथड्स कि भाई अगर आपने रिनाउंस कर दी राइट तो वो हमने फिर भी एक्सटर्नल को दे दी. तो मेथड 1 है प्राइवेट प्लेसमेंट, मेथड 2 है पब्लिक ऑफर. चलिए एक मेथड 3 भी लिख देते हैं बिकॉज इन some cases you issue shares, new shares to the public, you know, even in case of right shares, and specifically when there is a renouncement of right. जब वो existing shareholder अपनी right को renounce कर देता है, और specifically मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में यही बात बताने के लिए वो लेक्चर कॉपी पेस्ट किया था. तो there are 3 methods with the help of which you can externally issue the shares. The first is private placement. आप प्राइवेटली प्लेस कर सकते हैं, फिर पब्लिक के पास नहीं जाएंगे. जो आपकी जान पहचान है उनसे, आप फ्रेंड से, दोस्तों से, जो आपके लिंक्स हैं, आप उनको दे दीजिए शेयर्स. पर आप पब्लिक में ऑफर नहीं निकाल रहे, आम आदमी के पास नहीं जा रहे. दूसरा तरीका है एक्सटर्नल इशू लेने के लिए आप आम आदमी के पास जा रहे हो, आप न्यूज़पेपर में निकाल रहे हो, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर को हाईलाइट कर रहे हो, आप पूरा सिस्टम बना रहे हो, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टिंग करा रहे हो, प्लेसमेंट करा रहे हो. उसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर. And third is right issue. If existing shareholder renounces right to the new shareholder, then also it means you are issuing to the right also. ठीक है जी. अब सवाल आता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है. एज अ नेम इंडिकेट्स, मेथड नंबर 1, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हो प्राइवेटली कर रहे हो. अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को आप शेयर्स इशू कर रहे हो, एंड योर कंपनी इज अनकोटेड. अभी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, अभी नया आइडिया है, आप उसको फ्लोट करना चाहते हो, आप अनकोटेड हो, आप अभी लिस्ट नहीं करा रहे क्योंकि लिस्टिंग करने में बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज हैं. आप अभी स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स ट्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि आप अभी ग्रोइंग स्टेज में हो. तो उन केसेस में जनरली कंपनीज क्या करती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट में जाती है. इट मींस इफ यू आर अ न्यू कंपनी, इफ यू डोंट वांट टू, you have an idea but that is not a proven idea, that does not have a track record. तो उन केसेस में जनरली आप अपने दोस्तों से ही काम चलाते हो. उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. इंडिविजुअल्स, बैंक्स एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, इंडिविजुअली जाते हो, पब्लिक ऑफर नहीं लेके आते. आप उनके पास जाते हो, मीटिंग्स करते हो, उनको अपना आइडिया एक्सप्लेन करते हो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो, इंडिविजुअल्स को, बैंक्स को, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को, बिकॉज फंड्स विदाउट स्टॉक मार्केट कोटेशन. इट मींस स्टॉक मार्केट की कोटेशन नहीं होती. इसको बोलते हैं बेटे प्राइवेट प्लेसमेंट. क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में आना चाहिए. दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, एक्सटर्नल इशू के लिए आप पब्लिक ऑफर लेके आ सकते हो. पब्लिक मींस आप स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हो, कोट कर रहे हो प्राइस की, हम इतने शेयर्स में, ब्रेकिंग न्यूज, वी आर कमिंग विद अ पब्लिक इशू, क्लोज स्टार्ट फ्रॉम दिस, इशू विल क्लोज इन दिस, दिस इज अ प्राइस, दिस इज द हाईएस्ट प्राइस, दिस इज द लोएस्ट प्राइस, इट इज अ टेंडर प्राइस. आप सारी बातें बड़े शो में लेकर आते हो, बिग शो. इट मींस यू आर डूइंग अ पब्लिक ऑफर, एंड इन केस ऑफ अ पब्लिक ऑफर यू आर इशूइंग द शेयर्स टू द न्यू इक्विटी शेयरहोल्डर्स. तो एक घड़ा बनाया मैंने पब्लिक ऑफर का, और मैंने कहा जी पब्लिक के पास जा रहे हो, पेंशन फंड्स के पास जा रहे हो, इंश्योरेंस कंपनीज के पास से पैसा मंगा रहे हो, अदर इंस्टीट्यूशन से पैसे मंगा रहे हो. इट मींस प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर आप देखें तो पेंशन फंड्स नहीं थे, प्राइवेट प्लेसमेंट में इंश्योरेंस कंपनीज में नहीं थी, प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक भी नहीं थी, इंडिविजुअल्स हैं जो आपके दोस्त सगे संबंधी हैं. बट अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो भाई साहब आप आम आदमी के पास जा रहे हो, मैंगो पीपल के पास जा रहे हो, और मैंगो पीपल से कह रहे हो. नाउ बिकॉज यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है तो आपकी लीगल कॉम्प्लायंसेस ज्यादा है,
आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी. यू हैव टू पे द लिस्टिंग फीस, यू हैव टू फिक्स द प्राइस, यू हैव टू अपॉइंट द इन्वेस्टमेंट बैंकर, यू हैव टू अपॉइंट द अंडरराइटर्स. आपको मार्केटिंग करानी पड़ेगी, आपको बड़ा ताम धाम करना पड़ेगा. और उसके लिए जो कॉस्ट पे करोगे उसका नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट, कि उस इशू को फ्लोट करने की जो कॉस्ट है उसका नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट. सो फाइनेंस विद न्यू इशू, कोटेड कंपनी और अनकोटेड कंपनी. फाइनेंस विद न्यू इशू, इट मीन्स दैट इज अ पब्लिक ऑफर. तो आपको यहां पर लॉजिकली सारी बातें समझनी है. अब क्या है कि जब आप पब्लिक ऑफर में आओगे ना, तो देर आर मोर लीगल कॉम्प्लायंसेस, यू हैव टू इनकर ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए. एंड दैट पब्लिक, वो जो बेचारा मिडिल मैन है जो सुबह उठता है और बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करता है अपनी पूरी लाइफ में, और वो पैसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है. ऐसा ना हो कि सत्तन कंप्यूटर्स, किंगफिशर एयरलाइन, लेमन ब्रदर, एनरॉन, बेटे ये कांड हो गए तो उस बेचारे का सारा विश्वास खत्म हो जाएगा. तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, दैट इफ यू आर कमिंग विद अ पब्लिक ऑफर यू हैव टू फुलफिल सम अदर कॉम्प्लायंसेस, यू हैव टू गो फॉर फॉर्मेलिटीज. तो उसके लिए मैंने लिखा सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग. पब्लिक ऑफर कैन ईदर बी बाय अ फिक्स प्राइस और बाय टेंडर. हम कहेंगे जी डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने, हमने एक प्राइस बैंड बना दिया, लोअर प्राइस, हायर प्राइस. अब लोअर और हायर के बाद जब पब्लिक अप्लाई करेगी तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा प्राइस होगा. इट मींस इट कैन बी फिक्स्ड प्राइस. नाउ दैट प्राइस अगेन कैन नॉट बी जनरली बीइंग फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर. वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो जो लोग वहां बैठे हैं, ऑल ACCAs, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑल CMA USAs, ऑल CFA USAs, ऑल CPAs, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बेटे वो डिसाइड करेंगे कि what should be the price at which that company should come with the public issue. They keep into account brand, credit rating, बड़ा कुछ देखेंगे. वो लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या देखेंगे बिफोर फिक्सिंग द प्राइस. बट द पॉइंट इज दैट प्राइस विल बी फिक्स्ड. उसके बाद फिर लिस्टिंग की बातें होंगी. अच्छा, लिस्टिंग में स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, आप लिस्ट कहां कराना चाहते हैं, उनकी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कैसे करेंगे. तो मैं आपको लेक्चर नंबर 7 में उन सभी की बातें करूंगा और हाउ दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर विल बी हेल्पिंग यू इन दैट. वो बातें डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में. तो मैंने आपके सामने लिखा जी, लिस्टिंग बिकम्स कोटेड और बिकमिंग कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज. अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में कोट होने के लिए या तो पब्लिक ऑफर होना जरूरी है. प्राइवेट प्लेसमेंट में आप स्टॉक एक्सचेंज में कोट नहीं हो सकते. और आपके जो शेयर्स हैं वो 25% कम से कम पब्लिक के पास है. ये पब्लिक है, सब जानती है. तब देन ओनली यू कैन लिस्ट इन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज. दीज आर द फॉर्मेलिटीज व्हिच आर गिवन. दो बातें बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं. लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए पहली बात, आप या तो पब्लिक ऑफर लेकर आएंगे तब लिस्ट हो सकते हैं. और दूसरी कंडीशन है एंड और है कि आपके जो शेयर्स हैं आपने उसको 25% शेयर्स ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, पब्लिक के पास है. तो मैंने ये दो बातें लिखी हैं. फर्स्ट इज पब्लिक ऑफर एंड सेकंड इज पब्लिक ऑलरेडी होल्ड्स एटलीस्ट 25%. देन ओनली और डाल देते हैं, देन ओनली your shares will be listed in that. New issue of shares requires services of investment bankers. जो मैंने लेक्चर नंबर 7 में बड़ा हॉट टॉपिक लिया है कि भाई जो नए शेयर्स हैं आपको इशू कर रहे हैं एक्सटर्नल इशू, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद होगी. वो हमने डिस्कस किया. टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या क्या है, अंडरराइटर क्या क्या सर्विसेज है, मार्केटिंग सर्विसेज क्या है, मैंने लिख भी दिया, डिस्कस इन लेक्चर नंबर 7. और फिर हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे स्टॉक स्प्लिट का. वो भी लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया, आपके कैप्लॉन F9 में दिया हुआ है. तो मैंने स्टॉक स्प्लिट भी कहीं बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया था. तो थोड़ा सा पार्ट स्टॉक स्प्लिट का भी बताया है कि इन्फोसिस पहली बार स्टॉक स्प्लिट में क्यों आई, व्हाट आर द रीजंस फॉर कमिंग इन द स्टॉक स्प्लिट, दैट वी विल डिस्कस इन दिस. ठीक है जी. और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन सी बातें वी हैव सीन इन इक्विटी दैट वी कैन गो फॉर राइट शेयर्स, वी कैन गो फॉर एक्सटर्नल इश्यूज, वी कैन यूज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. बट कौन सी बातों से आप विदिन आप ये बताइए ना. मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ऑर्डिनरी शेयर्स आप रेज भी कर सकते हैं, आप राइट इशू भी ले सकते हैं, आप न्यू इशू में भी कर सकते हैं. इनमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है, उसके लिए मैंने यहां पर
ये लिखा है देयर आर सम फैक्टर्स which you know which are taken into account before choosing between the sources of equity. मतलब इक्विटी के अंदर भी, क्योंकि अगर आप राइट इश्यू में आते हैं तो आपके वोटिंग पावर वहीं पे है ना, आउटसाइडर्स नहीं आएगा. बट अगर आप पब्लिक ऑफर में आते हैं तो बाहर वाले भी आ जाएंगे. आपका डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल पॉसिबल है. क्या पता आपके वो 51% शेयर्स नहीं रहे तो कंपनी का कोई दूसरा मालिक बन जाएगा. You're getting my point? It means you have to see within equity that what is the best source. तो उसके लिए क्राइटेरिया रखें, कंट्रोल, फ्लोटेशन कॉस्ट, प्राइसिंग ऑफ इशू, अमाउंट ऑफ फाइनेंस. क्योंकि कंट्रोल चला जाएगा अगर आप पब्लिक ऑफर लेकर आते हैं और इंटरनल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को यूज करते हो तो कंट्रोल विल नॉट बी गोइंग. इवन इन राइट शेयर्स यू आर गिविंग द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, आपका कंट्रोल नहीं जाएगा. तो आपको अब ये चेक करना है कि आप ज्यादा डिटरमाइन किस में है, क्योंकि दीज फैक्टर्स विल हेल्प यू. इवन इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर there is a more huge incidence of flotation cost as compared to right issue, as compared to retained earnings. तो बेटे आपको चेक करना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड विच इज द बेस्ट सोर्स विद इन दैट इक्विटी. तो लेक्चर नंबर 6 में मैं एक बात आपसे कह दूंगा दोस्तों, सभी को कहूंगा कि आप सब, मुझे मालूम है कि आप आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, और मैंने आप सभी के सामने लास्ट लेक्चर में, देखिए आज 6 लेक्चर है, एंड आई हैव डिस्कस सो मेनी कंसेप्ट्स. मैंने आपके साथ अभी तक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बातें करी है ना, शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बातें की, आजकल हम इक्विटी की बातें कर रहे हैं. बेटे ये जूस नोट्स हैं. एक बच्चा हैरान हो गया, वो कहता क्या दिखा रहे हो बेटे, जूस नोट्स हैं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैप्लॉन एंड बीबीबी, दोनों को मिक्स करके मैंने आपके लिए बनाया, प्लस माय नॉलेज. तो लेक्चर नंबर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, ये हमने 4 लेक्चर्स डिवोट किए इक्विटी में, बिकॉज इक्विटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर. लेक्चर नंबर 8 मैं रिलेट करूंगा किसको बेटे, इसको, डेट को, और लेक्चर नंबर 9 इसको, और लेक्चर नंबर 10 इसको. यहां पर हमने ये लेक्चर नंबर 3 में किया, ये 1, 2A, 2B. बेटे मैंने 3 लेक्चर्स डिवोट किए जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज आई मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजंस, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल, एंड वो आपने पता है बेटे मैं आप क्या बोलूं. एंड आई हैव डिस्कस ऑल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स. तो उसके बाद फिर हम आगे चले, मैंने बड़े सारे फोटोग्राफ्स प्रिपेयर किए और आपको लॉजिकली बताने की कोशिश की कि भाई शेयर कैपिटल में हम कैसे करेंगे, यू नो. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, न्यू शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग में भी इक्विटी प्रेफरेंस, उसमें भी न्यू में भी, एंड वी हैव डिस्कस दिस. हमने ये डिस्कस किया. वैल्यू ऑफ राइट हमने डिस्कस किया, बड़ा इंपॉर्टेंट. लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस विद द वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट 5th में, 4th में और 5th में, है ना. फिर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि राइट शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं. और अभी लेक्चर नंबर 6 में यू नो मैंने आपको थोड़ा सा बताया व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स. तो एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, एक पब्लिक है. ये पब्लिक है, सब जानती है. तो आपके लिए जूस नोट्स को रेफर करना बाद में, पहले आपने मेरा लेक्चर सुनना है, हैंड रिटन स्लाइड्स बनानी है, नोट्स प्रिपेयर करना है, आपने कैप्लॉन या बीबीबी जो भी आप मटेरियल रेफर कर रहे हैं उसको देखना है, एंड देन यू हैव टू सी द जूस नोट्स. तो आपका कंफर्टेबल लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा. आप समझ रहे हैं. मिलते हैं बेटा लेक्चर 7 में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.